काफ़ी समय से आर्म फोर्सेस में कोई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, है ना। तो शॉर्टेज है काफ़ी, उसको भरने के लिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका नाम उन्होंने रखा है अग्निपथ। उसमें क्या होगा कि आप नए लोग अप्लाई करेंगे, यंग लोग 17.5 साल की उम्र से लेकर 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको पैकेज जो है वो दिया जाएगा 4.7 से लेकर 6.7 तक, चौथे ईयर से पहले ईयर में 4.6 और 6.7 लास्ट ईयर तक, है ना। 1/3 ऑफ द जो पैकेज है वो आपका कंट्रीब्यूट हो जाएगा टुवर्ड्स अ कॉर्पस, जिसमें इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट डालेगी और बाकी आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। ये कॉर्पस जो है मिला के 4 साल में 11 से 12 लाख के अराउंड बनेगा विद इंटरेस्ट, जो कि आपको टैक्स फ्री होगा। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, बाकी डिटेल्स आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप देख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मेन बात पे आते हैं कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इसकी वजह से आर्म फोर्सेस पे क्या असर पड़ेगा, क्या रिजल्ट देखेंगे ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ नेक्स्ट 10-12 ईयर्स। इंडिया की आर्म फोर्सेस कैसी दिखेंगी इसकी वजह से, और ऑन इंडिया सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्यों ला रही है गवर्नमेंट इसको, मेन रीज़न क्या है कि इंडिया जो है 2.3-2.4% ऑफ इट्स जीडीपी का जो है वो बजट आर्म फोर्सेस में देता है। ये हमेशा से कांस्टेंट रहा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन ये फिक्स रहा है। इससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा देंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है, एजुकेशन पे स्पेंडिंग है, हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग है, बाकी सारी चीज़ों पे जो स्पेंडिंग है वो घट जाएगी। तो ये हम कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फिक्स रख सकते हैं। तो घट गया है, घट क्यों गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो OROP जो अप्लाई हुआ है, 1 रैंक 1 पेंशन, उसकी वजह से पेंशंस का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये कोई 5.2-5.3 ट्रिलियन रुपीस के आसपास जाता है, जिसमें 1.2 ट्रिलियन के आसपास जो है सैलरीज जाती है, 2.3 ट्रिलियन के अराउंड जो है वो पेंशंस जाती हैं। टोटल मिला के हो गया 3.5 ट्रिलियन के आसपास, है ना। बचा कितना आपके पास, 1.8-1.7 ट्रिलियन के आसपास आपके पास बचा, जिसमें से बहुत सारा जो पैसा है जो रिपेयर्स में चला जाता है, मेंटेनेंस पे चला जाता है। तो हमारे पास मॉडर्नाइजेशन के लिए 1 ट्रिलियन से भी कम, 1 ट्रिलियन रुपीस से भी कम बचता है ना। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी एडवांस फोर्स के लिए जितना आप सैलरी देते हैं हाफ डिवाइड होना चाहिए, सैलरी और पेंशन एक साइड, और एक साइड जो है आपका मॉडर्नाइजेशन पे जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 2.5-2.6 जो है वो मॉडर्नाइजेशन पे जाना चाहिए, इक्विपमेंट्स पे जाना चाहिए, मशीनरी पे जाना चाहिए, और 2.5 जो है वो सोल्जर्स पे जाना चाहिए, पर्सनल्स पे जाना चाहिए, मतलब बैलेंस रहना चाहिए दोनों चीज़ें। बट हमने जो है, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये पर्सनल हैवी थी शुरू से, क्योंकि पहले ज़रूरत भी थी, पहले क्लोज कॉम्बैट होते थे तो लोगों को आपस में एक दूसरे से भिड़ना पड़ता था, है ना। अभी उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ड्रोन्स आ गए हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गई हैं, और सर्वेलेंस कैमराज आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हाई रेंज आर्टिलरी आ गई, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स आ गए हैं। तो आप दुश्मन को जो है ना दूर से हिट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आपके और दुश्मन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि आप कंफर्टेबल प्लेस पर हैं, आप दुश्मन को देख रहे हैं और दुश्मन को दूर से हिट कर सकते हैं, तो आप उतना सेफ रह सकते हैं, उतनी आपकी कैजुअलिटीज़ कम होंगी और उतना आप दुश्मन को डोमिनेट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ ग्रेटर रोल, और हमारे लिए टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने जो मेन दुश्मन है वो चाइना है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और they cannot make very tech savvy equipments, but they can throw the equipments in large numbers में वो फेंक सकते हैं। पहले हम मैनेज कर सकते थे, क्योंकि पहले हमारे सामने था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इज़ नॉट आवर मेन टारगेट, चाइना इज़ आवर मेन टारगेट। तो इसके लिए हमें मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं, हमारे पास जो है 1.3 मिलियन सोल्जर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से हमें इतने ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है, वी नीड मशीन्स टू डोमिनेट द एरिया। अगर हमारे पास ज़्यादा सोल्जर्स होंगे तो हमारे पास कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होंगी, हमारे पास इंजरीज़ ज़्यादा होंगी। हम जो है ज़्यादा सोल्जर्स अगर एक जगह इकट्ठा हैं तो दे विल बी ईजी टारगेट फॉर एडवांस मशीनरीज, बिकॉज अभी जो है सर्वेलेंस और कैमराज इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, सैटेलाइट इमेजरी इतनी एडवांस हो गई, इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो गई कि अगर आपके पास 1 लाख सोल्जर्स हैं और मान लीजिए 10-10 हज़ार के ग्रुप में खड़े हुए हैं, तो एनीबडी कैन ईजिली सी दैम एंड हिट दैम फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो जितने ज़्यादा आपके पास सोल्जर्स होंगे, जितनी आपकी फोर्सेज उतनी ज़्यादा ईजी टू स्पॉट होंगी, एंड विल बी लेस मोबाइल एंड लेस एजाइल, है ना। तो एजिलिटी आपकी इम्पैक्ट होगी, उसकी वजह से एजिलिटी इम्पैक्ट होगी, तो आप पे ईजिली आप मूव नहीं कर पाएंगे, आप यू विल बी स्टक अप, है ना।
तो हमें नंबर्स रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़िया चाहिए नंबर्स रिड्यूस करने की। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि या तो हम सैलरी में कम करें, पेंशन में तो हम कम नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग हैं पेंशन ले रहे हैं उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, जो लोग सैलरी ले रहे हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, और जो सैलरी लेके जो पेंशन्स में जाएंगे, रिटायर होने के बाद पेंशन्स लेंगे, उनको कम कर सकते हैं बाई टेकिंग लेसर नंबर ऑफ पीपल। भर्तियाँ कम करके हम जो है फ्यूचर के बजट एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। अभी के तो नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर के कम कर सकते हैं। तो ये आइडिया है। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप भर्ती लेना कम कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो एवरेज एज है, जो वो आर्मी की, डिफेंस फोर्सेस की, वो बढ़ती जाएगी। अभी 32 के अराउंड है, 32 के अराउंड, वो बढ़ते बढ़ते 32, 33, 34, 40 की अगर आपकी आर्मी की एवरेज एज होगी, अगर आप नए लोग ले नहीं रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो बुढ़े होते जा रहे हैं, तो अगर 40 की आपकी एवरेज एज है आर्मी की, तो दे विल नॉट बी एबल टू फाइट, है ना। यू नीड यूथ, यू नीड एक्सपीरियंस एंड मोर यू नीड यूथ फोर्स टू फाइट अ बैटल। तो वो यूथ जो एनर्जी है वो नहीं रहेगी। तो उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए विदाउट टेकिंग इन द लॉसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू पेंशंस एंड इंक्रीज सैलरीज, हमने ये हायर किया है। ठीक है, हमने ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि नए लोगों को हायर करेंगे, यूथ को हायर करेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए हायर करेंगे। वंस दे गेट ओल्ड इनफ, उनको जो है रिमूव कर देंगे और नए लोगों को फिर से हायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक साइकिल बनाया। तो दैट इज़ हाउ इट एक्सप्लेन्स कि उससे हमारा बर्डन कम हो जाएगा सैलरीज और पेंशन दोनों पे। अब इसके देखते हैं कि प्लस एंड माइनस पॉइंट्स क्या है, क्या इसकी पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं। तो मेन पॉजिटिव फैक्टर तो आपने देखा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, है ना। हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमारे पास सैलरीज और पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा था और हमारे पास पैसा जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए बच नहीं रहा था। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये अप्लाई किया। ठीक है, ये सॉल्यूशन लेके आए हम। ये एक सॉल्यूशन है, और भी कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। वन ऑफ देम आई विल टेल, जो मुझे लगता है सही होता, बट ये एक सॉल्यूशन था, है ना। ये एक सॉल्यूशन अप्लाई किया। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। जो मेरी नज़र में पहला नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपके जो है ना, इन लोगों की, जब आप इसमें एंट्री लेना बंद कर देंगे, कम कर देंगे इन द परमानेंट फोर्सेस, तो इनकी जो है एवरेज एज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इनकी तो एवरेज एज फिक्स है क्योंकि आप जितनी एज पे ले रहे हैं वो सेम है, और उसके बाद उनको रिमूव कर दे रहे हैं, तो फिर उनकी एवरेज एज फिक्स है। इनकी एवरेज एज साल दर साल बढ़ती जाएगी। तो ये जो है, एक बार जब इनकी 30, 35, 40 तक इन लोग की एज पहुंच जाएगी एवरेज एज, तो दे विल मोर लाइक मैनेजर्स, है ना। और ये लोग, क्योंकि ये लोग तो हमेशा इन्फीरियरली ट्रीट ही करे जाएंगे, क्योंकि ना तो ये परमानेंट है, ना इनकी इतना स्टैंडिंग है, ना इनको इतना पैसा मिल रहा है, ना इनकी कोई रैंक है। ठीक है, और नए भी हैं, एज भी कम है, तो ये लोग बिल्कुल उसकी तरह ट्रीट करे जाएंगे, है ना। तो दे विल बी और ये लोग मैनेजर हो जाएंगे। और एग्जीक्यूट किसको करना है? नए वाले लोगों को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये वाले लोग तो केवल ऑर्डर्स देंगे। जो एक्सपीरियंस लोग हैं दे विल गिव ऑर्डर्स, और इन लोगों को एग्जीक्यूट करना है। बट एग्जीक्यूशन आर्म जो है उनके लिए इतना कुछ स्टेक पे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लोग के लिए इतना कुछ स्टेक पे नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट फाइटिंग फॉर परमानेंट सैलरीज, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर रैंक, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर दैट मच फॉर देयर ऑनर, बिकॉज उनको 4 साल में छोड़ के जाना है ना। उतना ज़्यादा स्टेक पे नहीं है। दे विल नॉट टेक इट एज मच सीरियसली एज आवर रेगुलर आर्मी पर्सनल टेक, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी, और इन्हीं को एग्जीक्यूशन करना है। दे विल गिव ऑर्डर्स ओनली। तो इनकी एज बढ़ती जा रही है, दे विल बी मोर लाइक मैनेजर्स, और ये लोग जो हैं ये लोग एग्जीक्यूशन करेंगे। और ये लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ में इतने ज़्यादा इनटू नहीं है, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनको इन्फीरियरली भी ट्रीट किया जाता है, इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है, तो एग्जीक्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मेन एग्जीक्यूटिंग आर्म है दैट विल नॉट बी एज मच इंटरेस्टेड, है ना। और ये तब तक चलेगा, स्पेशली तब तक चलेगा, और इनमें गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से एंट्री ले नहीं रहे हैं, परमानेंट लोगों को एंट्री ले नहीं रहे हैं, तो इनकी एज बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। इनके बीच में सोच में, एज में, स्टेटस में, हर चीज़ में डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा। हमारी आर्मी जो है आर्मी पर्सनल जो हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दे हैव प्रूवन देमसेल्फ कि दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी। जो भी वो करते हैं दे आर गुड एट दैट। उन्होंने कारगिल में प्रूव किया अपने आप को, पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई उन्होंने उसमें प्रूव किया
कि इवन दो दे हैड इन्फीरियर वेपन्स, बट उनके अंदर जो उनकी जो अरेंजमेंट है, जो उनकी रैंकिंग सिस्टम है, जो उनके अंदर जज्बा है, जोश है, जैसे भी वो उनको कॉन्फ़िगर करके रखा है, दैट हैज़ वर्कड, दे हैव डिलीवर्ड। उनका एक अच्छा, उसको वो डिस्टर्ब होगा, है ना। आर्मी पर्सनल्स की क्वालिटी सर्टेनली कम होगी इसकी वजह से, विदाउट अ डाउट। बट हमें एक डिसीज़न लेना था। हमारी टेक्नोलॉजी की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी और आर्मी पर्सनल की अच्छी क्वालिटी थी, बट हमको एक डिसीज़न लेना था। हमको जो है इसकी क्वालिटी बढ़ानी थी और हमारे पास पैसा लिमिटेड था, तो हमको इसको भी नीचे लाना पड़ा मजबूरी में। ये नीचे जाएगा, बट इसको ऊपर लाने के लिए इसको नीचे जाना ज़रूरी है, तभी इन दोनों में बैलेंस बनेगा। विदाउट दैट बैलेंस हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्मी पर्सनल्स होंगे और हम उनको बैटल में डाल देंगे कभी भी अगर बैटल हुआ, and there will be very much chances of higher casualties and less delivery। तो ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है कि दोनों आर्मी और इसमें बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। आर्मी और वेपन्स में जो मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी पे जो इन्वेस्टमेंट है, इन सब में बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो हमने ये डिसीजन लिया है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ होगी हमारी आर्मी की कैपेबिलिटीज, सर्टेनली इट विल गो डाउन, बट हमको टेक्नोलॉजी पे काम करना था और ये एक ऑप्शन था उसको करने का और हमने इसको चूज़ किया है, ठीक है। तो दैट्स इट। एक और चीज़ ये कि इससे आपको रिजल्ट्स क्या दिखेंगे इंडियन सोसाइटी पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, और इन दी आर्मी आपको क्या इसके इम्पैक्ट्स दिखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। आर्मी की वर्किंग में कैसा इम्पैक्ट होगा। आर्मी की वर्किंग विल बी more less professional, I could say. There'll be people who are not doing too much of work and there'll be people who are not interested in doing that much of work. But I think that with time government जो है, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा हो जाएगा कि you can fight battles sitting at a distance, तो बहुत सारे जो काम है वो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू आउटसोर्स। जितने भी कंप्यूटर पे बैठ के काम हो सकते हैं, जितने भी काम जिनको बैटल फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी काम आप प्राइवेट कंपनीज़ को ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सब काम गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू आउटसोर्स, है ना। तो उससे क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इन सब चीज़ों की, और विल बी लेस नंबर ऑफ पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू गो ऑन द बैटल फील्ड एंड एग्जीक्यूट द थिंग्स। और इसके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सोसाइटी पे बेसिकली इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके हर साल, मान लीजिए कि अभी क्या प्लान है कि हाफ ऑफ द फोर्सेस विल बी टेम्परेरी कॉन्स्क्रिप्ट्स एंड हाफ ऑफ द फोर्सेस विल बी परमानेंट सोल्जर्स। तो हाफ कितना बनता है, अभी 1.3 है हमारी जो कैपेसिटी है, मतलब 13 लाख के आसपास। इसको अगर हम आधा कर देंगे तो बनेगा 6 लाख, 6.5 लाख। अगर कैपेसिटी रिड्यूस करके मान लो 10 लाख की फोर्स हमको बनानी है ना, तो 5 लाख के आसपास सोल्जर्स होंगे हर साल के लिए। हर साल में 1,25,000। तो 1,25,000 को आप 4 साल में 1,25,000 हर साल जो है ट्रेंड पीपल जो है वो निकल के आएंगे, जो कि डिसिप्लिन्ड होंगे, जिनको आर्मी का एक्सपीरियंस होगा और दे विल बी हार्डन्ड। तो ये लोग हर साल 1.5 लाख के आसपास के लोग जो हैं ये सोसाइटी में एंटर करेंगे। दैट विल बी आई थिंक वेरी पॉजिटिव फॉर सोसाइटी, जिनको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिनको प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें पता हैं, जिनकी सोच उस तरीके की होगी। आप किसी भी सोसाइटी को देख लीजिए जिसमें आर्मी है, उनकी सोसाइटी कितनी ज़्यादा कोहेसिव है। उनको पता होता है कि व्हाट इट टेक्स टू defend a nation, how much price you have to pay to defend a nation, to keep the nation intact। वो वैल्यू जो है वो तभी आती है जब आप वहाँ पे खड़े होकर डिफेंड करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, सीखते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वो जो है ना, एक नॉर्मल सिविलियन से क्लोज हो जाएगी वो फीलिंग। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग लड़ते हैं वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। एक बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग होंगे जो लड़के आ चुके हैं यहाँ पे, और वो लोग हमारी पार्ट ऑफ द सोसाइटी होंगे, तो देयर विल बी मोर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और प्रैक्टिकल नेशनलिज्म। दे विल नो व्हाट इज एक्चुअली ए नेशनलिज्म, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कीप द कंट्री इंटैक्ट। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड स्टेप। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमको करने पड़ेंगे, हाँ, बट ओवरऑल एक प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन किया है गवर्नमेंट ने, क्विक सॉल्यूशन किया है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हम टेस्ट करते, ये सब करते, बट इंडिया इज़ नॉट वेरी गुड एट टेस्टिंग, और इंडिया को स्पीड की ज़रूरत है। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करें, गलत करें, सीखें, इम्प्रूव करें, फिर से करें।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही कर रही है, एंड आई सैल्यूट देम, आई थैंक देम, एंड you should also thank them. And if you are eligible to join, please apply. Please be a part of the process. Please be a part of the army. Please be a part of defending the nation and serving the nation. Thank you.